पॉलिटिक्स फिल्म्स के बातचीत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अभी मैं दुमका में हूँ। दुमका झारखंड की उप राजधानी है और एक अखबार संताल एक्सप्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर जो संताल महोत्सव हुआ था उसमें हम भाग लेने आए। यही मुलाकात हुई। हालांकि हमारे पुराने मित्र हैं, पहले भी मिलते रहे, लेकिन इस कार्यक्रम में मुलाकात अशोक सिंह जी से हुई। नमस्कार। संयोग से अशोक सिंह जी इस पूरे आयोजन को के सूत्रधार थे, संचालन कर रहे थे, तो और भी खुशी हुई। और एक लंबे समय बाद मुलाकात हुई तो एक आत्मीय भावनाओं का भी जो है आदान प्रदान किया। और अशोक जी बहुत सक्रिय होकर काम करते रहे, बहुत पहले से पढ़ाई के समय से। तो मैं ज़्यादा लंबा परिचय न देकर मैं उनसे सीधे बात करता हूँ। उनसे ही जानते हैं कि अशोक जी ने कैसे अपने इस सफ़र की शुरुआत की। जी नमस्कार। जी नमस्कार संजय जी। मैं तो सबसे पहले अशोक जी ये जानना चाहूँगा कि थोड़ा संक्षेप में हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम अशोक सिंह है और मूल रूप से मैं सोशल एक्टिविस्ट और फ्रीलांस जर्नलिस्ट रहा हूँ जी। और पिछले 20-25 वर्षों से लगभग पत्रकारिता कर रहा हूँ और सोशल एक्टिविज़म भी। तो चूँकि अब झारखंड के संताल परगना जैसे जो पूरी तरीके से जंगल पहाड़ों से आच्छादित एक आदिवासी बहुल एरिया है, यही मेरा जन्म हुआ और यहीं जन्मा पला बढ़ा और मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई यहीं हुई। पढ़ाई के दौरान कॉलेज के दिनों में जो छात्र आंदोलन हुआ करते थे जी, उसमें ज़्यादातर मेरे दोस्त आदिवासी बन गए। अच्छा, ये इत्तेफाक था। हाँ। अब वो जब मेरे दोस्त बन गए तो उनके घर आना जाना मेरा शुरू हुआ। उनके घर आने जाने के क्रम में मैंने उनके दुख दर्द को भी देखा, उनके संघर्षों को भी देखा। जब उनके घर जाते थे तो उनके घर का जो वातावरण होता था रहने सहन का, उनके माता पिता से मिलते थे, उस बहाने उनके गांव के लोगों से मिलते थे। तो वहाँ जो चीज़ मैं देखता था, समझता था, तो इस तरह से कई बार कई दोस्तों के यहाँ आते जाते आदिवासी संस्कृति के प्रति मेरी रुचि जग गई। और दूसरी तरफ जो छात्र आंदोलन हुआ करते थे तो उसमें क्या हुआ कि उनके जो संघर्ष होते थे और उनकी जो मांग होती थी, संघर्ष के दिनों में जो बात रखते थे, तो मुझे लगता था कि उनकी मांगें कितनी जायज़ हैं या जो कुछ अपने इलाके के लिए संघर्ष कर रहे हैं उसमें क्या चीज़ है। तो चूँकि वो मेरे दोस्त थे, उनके यहाँ जाना आना होता था, तो उनके रहन सहन को, उनके संघर्षों को मैंने करीब से देखा। तो एक जन पक्षधरता मेरे अंदर उभरी कि ये जो आदिवासी समुदाय है, ये अपने संघर्ष में जो बातें कर रहा है उसमें तो दम है। इनके हक और अधिकारों की रक्षा को लेकर के जो बात लगातार उठ रही है, इनका हक कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मारा जा रहा है। ये मुझे भी फील हुआ पढ़ाई लिखाई के दौरान। तो एक तो इनके जो जन मुद्दे थे उसके प्रति मेरा आकर्षण बढ़ा। उनके जो जन आंदोलन थे आदिवासी समाज की, उसमें मेरी रुचि बढ़ी कि जन आंदोलन कैसे, क्यों, किस मुद्दे पर हो रहा है, उनके पीछे उनका क्या तर्क है, फिर प्रशासन क्या क्या तर्क है, सत्ता का क्या पक्ष है, गैर आदिवासी समाज इस आंदोलन को कैसे देख रहा है। इन चीज़ों में थोड़ी रुचि जगी मुझे। और इसके साथ साथ क्या होता था कि जब उनके घरों में जाते थे तो उनके पर्व त्योहारों में भी जाना होता था, उनके शादी विवाह में भी मेरा जाना होता। तो पर्व त्यौहार, शादी विवाह में जाते हुए वहाँ मैंने लोग जो उनका जो नृत्य वगैरह है तो वो सब देखते थे, तो उधर भी मेरी रुचि जग गई। इस तरीके से एक तरफ उनके समाज को लेकर के रुचि जगी, सामाजिक जीवन को लेकर के उनके जुड़े हुए जो आंदोलन थे उनके तरफ, और दूसरा जो उनकी संस्कृति वाला पार्ट था। इन तमाम चीज़ों के प्रति मेरी रुचि जगी। तो शुरू में तो धीरे धीरे जो है आप पहले तो आप उनकी संस्कृति को, भाषा को, उनके स्थितियों को आप ऑब्जर्व कर रहे थे, पर्यवेक्षण कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये तटस्थ एक भूमिका थी आपकी, सक्रिय भूमिका, मैदान में उतर के काम करना। तो पहले काम करना आपने शुरू किया या पहले लेखन शुरू किया? जब जैसा कि मैंने कहा कि छात्र आंदोलन के दौरान, उनके संघर्षों के दौरान जुड़े, तो एक तरीके से सोशल एक्टिविज्म मेरा शुरू हुआ।
तो वहाँ से एक तरीके से मतलब एक्शन में हम आए, ज़मीन पर उतर के संघर्ष करना या उनके आंदोलन को समर्थन देना, है ना। तो जब उनके आंदोलन के शरीक होना और समर्थन देना तो मेरी समझ भी बढ़ती गई। अब जब समझ बढ़ी तो उन दिनों चूँकि अखबार बहुत कम होते थे, तो वो जो चीज़ें जो संघर्ष होते थे उनके लिए जब अखबार में चीज़ें जाती थी तो मेरे जो दोस्त होते थे, चूँकि मैं हिंदी का छात्र रहा, तो वो बोलते थे कि यार प्रेस विज्ञप्ति और इन चीज़ों को लेकर तुम देखो। तो देखते तो चीज़ें छपती नहीं थी और उस वक्त इतने समाचार पत्र भी नहीं थे, सोशल मीडिया जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो अखबार में स्पेस कम मिलता था, या जो चीज़ें आती थी वो खबर की शक्ल में आ जाती थी, मुद्दों की शक्ल में नहीं आती थी। तो इसके बाद मुझे लगा कि जब मैं संघर्ष का एक पार्ट रहा हूँ, उससे जुड़ा हुआ, तो मेरी खुद की अपनी समझ है, खुद की अपनी समझ है, और मैं हिंदी का छात्र रहा हूँ, तो मैं अपने मुद्दे को अपने से क्यों ना लिखूँ। इसके बाद मैंने क्या किया कि अब जो प्रेस विज्ञप्ति टाइप की चीज़ें थी वो तो अलग बात होता था, लेकिन जनमुद्दों पर विस्तार से जब काम होता था तो उस पर मैंने लिखना शुरू किया जी। और लिखना शुरू करने के बाद वो था जनमुद्दों पर लिखना शुरू किया, जो उनके मुद्दे थे, छोटे छोटे मुद्दे, भूख का हो, पलायन का हो, जंगल का हो, इस तरह के जो मुद्दे होते थे, या पत्थर खदान का मामला हो, इस तरह के मुद्दे पर जो संघर्ष हो रहे थे, तो उन पर मैंने लिखना शुरू किया। और लिखने के बाद जो अखबार थे या पत्र पत्रिकाएं थी, वहाँ मैंने उसको भेजना शुरू किया, और इसके बाद उसमें स्थान मिलना शुरू हुआ। और जब मिलना शुरू हुआ तो फिर इसके बाद डिमांड भी बढ़ा, और दूसरे लोग भी बोलते थे कि नहीं, आपकी समझ मुद्दों को लेके थोड़ी है। तो इसके बाद धीरे धीरे मैं लगातार मुद्दों पर काम करता चला गया, और काम करते करते ऐसा दौर आया कि बहुत सारी चीज़ों पर जो उस वक्त बड़े बड़े रिसर्चर होते थे, बाहर से भी कई रिसर्च करने वाले आते थे, या तो वो रिसर्चर लोग मुझे खोजते थे कि भाई इस इलाके में मुझे काम करना है, रिसर्च करना है, तो मुद्दों की समझ रखने वाले व्यक्ति कौन है। तो वहाँ मैं उनके साथ जुड़ता था, उनके प्रोजेक्ट में मिलकर काम करता था। तो होता क्या था कि जब आप एक व्यवस्थित तरीके से काम करेंगे, किसी योजनाबद्ध तरीके से, और किसी प्रोजेक्ट में किसी अच्छे रिसर्चर के किसी टीम में जुड़ करके, तो पहले जो मेरी समझ थी वो समझ एक नए स्वरूप में उभर कर सामने जी। तो इस मुद्दे पे आऊँगा जी, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने लिखना शुरू किया मुद्दों पे, तो किस तरह से अखबार, एकदम शुरू में तो आपको शायद प्रतिसाद नहीं मिला होगा जी, तो उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, और किस तरह के अखबारों में या पत्रिकाओं में आप जो लिखते थे वो? जी बिल्कुल, हाँ, जैसा कि आप बता रहे थे कि अखबारों में फिर कैसे जगह मिली, तो एक तो उस वक्त कम अखबार होते थे, और अखबार में जगह मिलना, उसमें भी जनमुद्दों के लिए, जनमुद्दों पे गंभीर लेखन, हाँ, गंभीर चीज़ों को लेकर के स्पेस बहुत कम होता था। चूँकि होता ये था कि एक तो खबरें जो होती हैं वो सनसनी पैदा करने वाली चीज़ें उनको चाहिए, समझ पैदा करने वाली चीज़ें नहीं चाहिए, जो मेरा अनुभव रहा उन दिनों। लेकिन उसमें स्पेस बनाना, जहाँ जनमुद्दों के लिए अखबारों में जगह कम है, वहाँ स्पेस बनाना मेरे लिए बहुत चुनौती थी। लेकिन चूँकि जनमुद्दों पर काम करते थे और एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम करने के लिए मुझे गांव में जाना पड़ता था, गांव में जा कर के मैं खुद काम करता था, तो कोई टेबल वर्क रिपोर्टिंग नहीं था। तो उस नाते जो चीज़ें निकल के आती थी वो कहीं न कहीं कुछ वैसी होती थी कि इसके बाद के दिनों में जिस भी बड़े अखबारों में मैंने भेजा, चाहे वो प्रभात खबर काफ़ी छापा मेरा, तो काफ़ी प्रमुखता से स्थान मिला। काफ़ी प्रमुखता से यहाँ से कि कई बार ऐसा हुआ कि सीरीज में चीज़ें निकली, बॉटम में, फर्स्ट पेज पर बॉटम में चीज़ें आई। उस वक्त मुझे याद है हरिवंश सर हुआ करते थे प्रधान संपादक, तो उनके नज़र में जब मेरी चीज़ें गई तो उनको लगा। इसके बाद मैं संसद में था कि उस वक्त कि मैं कलम से लिख के भेजता था, उस वक्त कंप्यूटर वगैरह का वैसा नहीं था। मैंने जब आते थे फील्ड से काम करके और फिर ये लिखते थे कलम से लिख करके, और इनके पास डाक से भेजना पड़ता था। और इसके बाद लेकिन जब देखे कि उन्होंने सीरीज में छापना शुरू किया और उन्होंने कहा कि मतलब और कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो आप बीच से भेजते रहे, तो मुझे बल मिला। जब प्रभात खबर जैसे अखबार मुझे प्रमुखता से चीज़ छापने लगे तो मुझे थोड़ा बल मिला। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, कई वर्कशॉप और सेमिनारों में मेरा जाना हुआ, जहाँ कई बड़े जर्नलिस्ट और संपादक आते थे, और यहाँ तक कि कई मीडिया वर्कशॉप
में भी हम अटेंड किए मीडिया वर्कशॉप, तो थोड़ी चीज़ों की थोड़ी और समझ भी बढ़ती गई। अब पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ रहा है, पढ़ने का संजोग से आज किताबें मेरे पास भी बहुत ज़्यादा है, तो पढ़ने का शौक़ रहा है शुरू से। तो एक पढ़ने अध्ययन को लेकर के था और दूसरा ज़मीन पर काम करने का, 2 चीज़ें थी। और तीसरा कि शुरू से ही कुछ अच्छे लोगों से मेरा नेटवर्क रहा, क्योंकि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो शुरुआती दौर रहा अखबारों में स्थान पाना या अपने मुद्दों को अखबार में स्थान दिलाना बहुत चुनौती था। लेकिन जी, आप जब बड़े अखबार में छपने लगे, लगातार छप रहे थे, आपसे मांगी जा रही थी जो आप लिख रहे थे, लेख हैं या धारावाहिक है, अब उसके बाद अपना प्रकाशन शुरू करना, अपनी पत्रिका या अखबार शुरू करना, तो ये मन में कैसा है? और देखिए, जहाँ तक अपना अखबार और प्रकाशन की बात है, तो अपना अखबार और प्रकाशन तो मेरा खुद का नहीं है। हाँ, ऐसा तो नहीं, लेकिन मतलब संस्थान की बात जहाँ तक है, हाँ, अच्छा। मेरा खुद का अपना कोई अखबार नहीं। अच्छा, आपने संस्थान? जी, संस्थान के बारे में, जी हाँ, जनमत शोध संस्थान, जी। तो उसमें ऐसा हुआ सर कि जब मैं लगातार लिखता पढ़ता रहा, लगातार लिखते पढ़ते जब धीरे धीरे एक पहचान बन गई, तो जब भी कोई सेमिनार वर्कशॉप वगैरह होता था, तो एक सोशल एक्टिविस्ट के नाते मुझे अपनी बात रखने के लिए बुलाया जाते थे। और मेरे पास जो ग्रास रूट के जो ज़मीनी अनुभव थे आदिवासी समाज पर काम करने का, तो वो जो थोड़े बहुत अनुभव थे, वो थोड़े बहुत अनुभव को लेकर के जब मैं वहाँ बात करता था, और वहाँ जो अन्य साथी आते थे, अलग अलग संगठनों से आते थे, तो उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखता था। और फिर वहाँ से भी एक प्रेरणा मिलती थी कि भाई और भी ये चीज़ें हैं, ये मुद्दे हैं, इन चीज़ों पर भी काम करने की ज़रूरत है। और फिर वहाँ से कुछ नेटवर्क मिलते थे। जब मैं बात रखता था या मैं जब कोई चीज़ें प्रेजेंट करता था, तो वहाँ जो रिसर्चर आते थे या कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लोग आते थे जिनको इस इलाके में कुछ काम करना होता था, तो वो मुझे फिर अपने नेटवर्क में जोड़ते थे कि मुझे आपके साथ काम करना है और आपके आदिवासी इलाकों में आदिवासियों पर आपने काम किया है। तो फिर उनके साथ काम करते हुए उनके सांगठनिक कार्यों को लेकर के या शोध कार्यों को लेकर के जब मैं काम करता था, तो एक स्ट्रक्चर वे में करता था, एक नए स्वरूप में, एक नए प्लेटफॉर्म पर काम करना। तो ज़मीन का अनुभव और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जब चीज़ें आती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। तो आप आंदोलन से जुड़े, पहले उनके एक प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे थे, बाद में आप एक लेखक हो गए अखबारों के। जी, ये सब काम करते हुए जी, साहित्य की तरफ प्रवृत्त होने का पहले से आपका था? ये कविताएं लिखा आपने, मैंने कहा कहानियाँ भी लिखी होंगी। बिल्कुल। तो इसके पीछे जो है क्या कारण, ये क्यों लिखने की जरूरत पड़ी? जी, देखिए, जब आदमी ज़मीन पर काम करता है ना, तो 2 तरह की चीज़ें होती है। एक है जो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो उनको अंदर से झकझोरता है, उनको उत्तेजित कर देता है, और दूसरी संवेदना के स्तर पर जो चीज़ें होती है जो टच करती है अंदर से। 2 तरह की चीज़, जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि जो संवेदना वाला जो पक्ष था, जो संवेदना वाली जो चीज़ें थी, वो अखबार की भाषा में नहीं आ सकती थी या अखबारी फ्रेम में नहीं आ सकती थी। तो वो साहित्य वैसी चीज़ें जो मेरे हर्ट को छू जाता था, जो संवेदना वाली चीज़ें होती थी, वो होता क्या था कि वो साहित्यिक फ्रेम में चीज़ें निकल के आ जाती थी। अच्छा। हाँ, और जो आंदोलनात्मक जैसी चीज़ें होती थी, मुद्दे पर जो बातें होती थी, वो अखबार की भाषा में आ जाती थी। तो अखबार की चीज़ों को लेकर के मैंने क्या किया कि जो मेरे पास जो ये था आंदोलन से जुड़ा हुआ जो चीज़ें था, तो उसको लेकर के मैंने फीचर लिखना शुरू किया मुद्दा पर। तो अखबार की तरफ चीज़ें चली गई, और जो चीज़ें मुझे फील्ड वर्क के दरमियान फील्ड में घूमते हुए या लोगों से बातचीत करते हुए या गांव में रहते हुए, मैं आदिवासी इलाकों में रहा, 10-10 दिन तक रहा, 4 दिन 3 दिन पहाड़ों पर भी रहा कई बार, और ज़्यादातर मेरे आदिवासी महिला और पुरुष भी होते थे। कई बार तो गालियाँ सुननी पड़ती थी मुझे, कई बार तो संकट से मैं घिरा कि भाई एक आदिवासी महिला को लेके घूम रहा है तो पता नहीं क्या बात। और चूँकि मुझे वो भाषा नहीं आती थी और मुझे भाषा भी सीखनी थी, और मुझे वैसे लोगों का सहयोग से उनके बीच जाना भी था, तो ऐसे लोगों का सहयोग भी लेना पड़ता था, तो उसमें चुनौतियाँ और खतरे भी थे। इसके बावजूद भी
एक नैतिक बोध था, एक ईमानदारी थी, एक डेडिकेशन था और एक सामाजिक सरोकार की को लेकर के जो प्रतिबद्धता थी, जन प्रतिबद्धता, वो कहीं न कहीं एक थी, जिस वजह से कहीं डिगा नहीं मैं। और कई खतरे भी आए कि आप कहेंगे कि पत्रकारिता को लेकर के आप में क्या बदलाव आया। हो सकता है कि आपके लिखने से क्या बदल गया। तो मैं कह सकता हूँ कि किसी भी लेखन से बहुत सारी चीज़ें नहीं बदलती हैं, लेकिन बदलती हैं। मैंने खुद अपने पत्रकारिता के अनुभव में देखा कि जब मुद्दों पर लगातार काम करते गया तो उसके इम्पैक्ट कई मैंने देखे। उसके कई बार एक्शन हुआ कि, और कई बार उस दौरान मैंने, एक बार ऐसा भी याद 2009 की बात है कि जब मैं मनरेगा की चीज़ों को उठाया और मंत्री और बहुत सारे लोग जब ये हो गए, उनका गर्दन फंसने लगा, तो फिर चीज़ें हुई कि रातों रात हुआ और जो 30-35 लोगों के जो पैसे मारे गए थे उस वक्त पैसा दिया जाता था दूसरे तरीके से, तो पहुंचा दिया गया। सोचा कि अशोक सिंह मुझे खरीदने की कोशिश की गई, मुझे ये करने की, ब्लैकमेल को, लेकिन मैं झुका नहीं और अंततः ये हुआ कि जिनके साथ मैं खड़ा था उनको पैसा भी मिला, उनका 4 साल डूबा हुआ पैसा मिल गया। तो आप जिनके बहुत सारे छोटे छोटे प्रसंग हैं जिनके साथ खड़े थे, खासकर आपने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में आप काम करते रहे, आदिवासी लोगों के बीच में रहे, तो उनका जनजीवन, जो जीवन है, जीवन शैली है और जो उनकी संस्कृति है, ये सब तो समझते रहे। जी बिल्कुल। आपने कहा कि भाषा आप सीखना चाह रहे थे, तो भाषा को सीखने में आपको कितना वक्त? बिल्कुल आपने सही कहा। भाषा, संथाली भाषा में बहुत ज़्यादा फ्रेंकली बोल तो नहीं सकता, लेकिन भाषा की समझ बढ़ गई। अब मैं किसी भी गांव में जाता हूं तो जो बेसिक चीज़ें हैं उतना मैं उनसे बात कर लेता हूं, उतना संवाद कर लेता हूं जिससे मेरी काम की चीज़ें निकल के आ जाए। और वो थोड़ा सा जैसे उनकी भाषा में बात करते हैं प्रारंभिक तौर से, तो कहीं न कहीं उनको लग जाता है कि ये आदमी इसी इलाके का है कहीं न कहीं, और उनको प्रॉपर वो सम्मान देते हैं और खुलते हैं हमारे साथ। अच्छा, आपने जब काम शुरू किया, छात्र जीवन से ही काम शुरू किया, तो तब ये बिहार था, संयुक्त बिहार जी, अविभाजित बिहार था। अब जब आप मैंने कुछ दिन बाद ही ये झारखंड हो गया जी, तो आपकी जो कार्यशैली है या आदिवासियों का जो जीवन है, जीवन शैली है जी, जब अविभाजित बिहार में जब झारखंड था, अब झारखंड बनने के बाद क्या अंतर आपने पाया, या उनके जीवन, उनकी जीवन शैली, रहन सहन, सांस्कृतिक जो उनका स्वरूप है, उनके में क्या बदलाव आया? सर, आपका सवाल बहुत ही सही है। अविभाजित बिहार के समय जो था वो आदिवासी समाज ठगा हुआ महसूस करता था। शोषण, कई तरह से शोषण होते थे, ऐसा नहीं कि आज शोषण नहीं है, लेकिन पहले की अपेक्षा थोड़ा बदला है ना। तो वो उस वक्त जो ये था, लेकिन राज्य अलग होने के बाद बहुत सारे मुद्दे ही बदल गए। राजनीतिक स्तर से भी जो एंगल था, राजनीतिक सोच था, अब तक हम कहते कि नहीं बिहार वाले लोग शोषण कर रहे हैं, ये हो रहा है, राजनीतिक स्तर से उपेक्षित हैं हम। लेकिन जैसे ही सत्ता मिली, जैसे ही झारखंड अलग बना, तो अब यहाँ के आदिवासी समाज की भागीदारी तो बढ़ी, योजनाओं में बढ़ गई, राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ गई, फिर दूसरे तरीके से कह सकते हैं लीडरशिप भी उभर का, एक नया लीडरशिप उभर के आया, नेतृत्व क्षमता लोगों में आई। तो जब ये एक नई पीढ़ी नई सोच के साथ नए संदर्भों में अपने झारखंड को देखने परखने की कोशिश करने लगी, तो जो मुद्दे पहले के थे उसके स्वरूप बदल गए, उसके पीछे जो अवधारणा थी वो बदल गई। तो उस तरीके से अब हम लोग भी, चूँकि अब हम लोग भी जब पूरी तरीके से यहाँ रच बस गए, यहाँ जन्मे पढ़ने बड़े, तो अब जैसे ही मुद्दे और उनके पीछे की सोच बदली, तो नई पीढ़ी के साथ जब हमारा ये हुआ, तो और राजनीतिक जो पृष्ठभूमि थी वो भी बदली, तो उस हिसाब से हमारे काम करने की चुनौतियां भी बदल गई। अब फिर बाहरी भीतरी के शिकार भी होने लगे हम लोग। कभी कभी ऐसा भी हुआ कई बार कि इसको भी हम लोगों को झेलना पड़ा, जबकि यही जन्मा पला बढ़ा लगातार आदिवासियों के लिए काम कर रहा हूँ और आज भी मेरे सरोकार में वो है। लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जो कहीं न कहीं बाहरी भीतरी का एहसास कराते थे, कई बार धमकियाँ भी मिली, लेकिन इसके बावजूद हम कह सकते हैं कि आदिवासी समाज में भी कई अच्छे लोग थे जिनको ये एहसास हुआ कि ये बंदा मेरे लिए काम कर रहा है। जी। अच्छा, आपका क्षेत्र रहा जी, आपका जन्म भी यही हुआ जी, दुमका, और मेरे ख्याल से आपका कार्य क्षेत्र भी दुमका जी, जी जी बिल्कुल। तो दुमका का जो विकास है वो विकास कहाँ रुका हुआ था? और अब एक रेल की बात करें तो रेल को यहाँ आने में बहुत समय लगा, इसके पीछे क्या कारण? जी, मेरे ख्याल से झारखंड बनने के बाद भी काफ़ी समय लगा। जी जी बिल्कुल। तो इसके पीछे क्या कारण है?
देखिए, दुमका ऐसे भी अविभाजित बिहार में भी दुमका उपेक्षित रहा, क्योंकि सेंटर रांची था, रांची राजधानी होने के कारण भी। लेकिन चूंकि ये संताल परगना का प्रमंडलीय मुख्यालय होने के नाते यहाँ विकास को लेकर जहाँ तक बात है तो इंडस्ट्री एरिया है नहीं, यहाँ ज़्यादातर ऑफिस सरकारी दफ्तर है। इसके अलावा न तो यहाँ पर्यटन को लेकर के बहुत ज़्यादा कुछ है, और न तो यहाँ उद्योग धंधे हैं, यहाँ कल कारखाने भी संताल परगना में नहीं है। और फिर ये जो ज़मीन का हस्तांतरण को लेकर के जो एक्ट है आदिवासी समाज का, CNT एक्ट वगैरह, उसका भी अपना एक पक्ष रहा है, जिस वजह से यहाँ इस क्षेत्र का विकास, अपेक्षित विकास जो है नहीं हो सकता। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि झारखंड होने के बाद, झारखंड जब हुआ स्थापना, तो इसके बाद यहाँ का विकास धीरे धीरे हुआ, यहाँ के लीडरशिप हुए, यहाँ के मंत्री लोग हुए, संघर्ष हुआ, यहाँ जन आंदोलन खड़े हुए, तो निश्चित तौर पर आज धीरे धीरे बदलाव आया। अब रही बात कि रेल जैसी चीज़ें या और भी आने में वक्त लगा, इसके पीछे निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो राजनीतिक राजनीतिक कारण रहे कि सरकारें बदलती गई, और उस वक्त जो हमारे झारखंड का जो प्रतिनिधित्व था लोकसभा में या ये में, तो वो इतना कम होता था कि ये चीज़ों को बहुत प्रभावित नहीं कर पाते थे। संताल परगना का एक महत्वपूर्ण शहर है, जी, जिला है जी। दुमका। अब संताल परगना के बाकी जो 5 जो जिले हैं, जी, तो कहीं न कहीं इससे ज़्यादा विकास हुए। बिल्कुल। तो संताल परगना में इस तरह का सौतेला व्यवहार जो हो रहा था, जी, उसके क्यों ऐसा हो रहा था? देखिए, उसके पीछे कारण ये है सर कि संताल परगना में जो राजनीतिक नेतृत्व रहा, वो राजनीतिक नेतृत्व जो रहा, वो अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के जितने संवेदनशील नहीं थे, उतना ज़्यादा वो अपने परिवार को लेकर के या अपने राजनीतिक करियर को लेकर चिंतित थे। तो जो झारखंड के जो मुद्दे थे या संताल परगना का जो था विकास का जो एजेंडा था, वो उस रूप में आगे नहीं बढ़ पाया, उस रूप में आगे नहीं बढ़ पाया। और यहाँ उस वक्त कोई सशक्त नेतृत्व भी उस हिसाब से नहीं उभर कर आया, और जो एक दो नेतृत्व उभर कर आया तो, लेकिन वो संघर्ष खड़ा नहीं हो पाया जिससे कि हम अन्य जिलों की तरह या रांची की तरह या अन्य शहरों की तरह इसको विकसित कर सकें। तो यहाँ बहुत सारे गतिरोध भी हुए, आंदोलन भी चले विकास को लेकर के, लेकिन कहीं न कहीं एक अंतर विरोध भी रहा कि विकास की जो अवधारणा है, विकास की जो अवधारणा है, पहले आज से 90 के दशक में जो अवधारणा थी और अभी के दशक में अवधारणा है, तो ये बदल गई है। यहाँ जो आदिवासी समाज है, उनका अपना संघर्ष है कि उनकी शर्तों पे उनका विकास हो, उनकी शर्तों पे उनका विकास हो, है ना, उनका मालिकाना हक उनका हो। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो संवैधानिक तरीका है या यूँ कह सकते हैं जो पॉलिटिकल एजेंडा है, वो अपने तरीके से चीज़ों को देखता है। अच्छा, ये बताएं कि आपका मूलतः जो है क्षेत्र सामाजिक कार्यों के लिए, अन्य कार्यों का क्षेत्र दुमका रहा जी, तो क्या आप दुमका के बाहर भी निकलते रहे हैं कि दुमका तक ही सीमित रहे? नहीं, बिल्कुल सही सवाल किया। ये मेरा सौभाग्य है कि एक सोशल एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट के रूप में मैं कई राज्यों में घूमा हूँ। अच्छा। सभा, सेमिनार, वर्कशॉप में बड़े बड़े सेमिनारों में भी हिस्सा लेने का मौका मिला, अपनी बात रखने का मौका मिला, अपना अनुभव साझा करने का मौका मिला। मैं भी एक्सपोजर विजिट में भी मैं कई राज्यों में भेजा गया हूँ, अपने अपने शहर से प्रशासनिक स्तर पर भी कहें या फिर संगठनात्मक स्तर पर भी है कि कई राज्यों में मैं गया और एक्सपोजर विजिट में 10-15 दिन तक रहा, चीज़ों को देखा, और वहाँ जो मैं सीख कर आया, तो जो चीज़ें मैं सीखता था वो कोशिश करता था कि उसका पूरा का पूरा तो नहीं कर सकता था क्योंकि हमारी भी अपनी सीमाएं, लेकिन मैं चाहता था कि उसका 10% भी अगर हम चीज़ों को अपने क्षेत्र के लोगों को कुछ कर पाएँ तो करते। तो मैं करता था कि जो मेरा दायरा था कि अगर हम कहीं गए और राजस्थान जैसे गए या कहीं भी गए और एक्सपोजर विजिट में वहाँ मैंने कुछ सीखा, नई चीज़ सीखा, तो मैं कोशिश करता था कि जो मेरा जो छोटा सा दायरा है उसमें रख के हम कुछ कर सकते हैं, और मैंने कुछ करने की कोशिश की।